Hi guys, welcome back to our channel Centric Shala by Centricity, आपका wealth partner. My name is Anuj and you are watching NISM 13 pass for sure videos. NISM को जो 13 एग्जाम है कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम उसकी हम वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक 5 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और आज चैप्टर नंबर 6 की बारी है फ्रॉम इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक। तो जैसा कि हमें पता है इस करिकुलम में टोटल 3 बुक्स हैं। तो पहली है इक्विटी डेरिवेटिव्स की, सेकंड है करेंसी डेरिवेटिव्स और थर्ड इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो हमने पहली बुक उठाई है जिससे जो है इक्विटी डेरिवेटिव्स, उसके हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं अब तक। आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6, ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स। चलिए देखते हैं आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे trading mechanism for future and options, entities involved in the trading of futures and options, different types of orders and market and order matching rules, फिर selection criteria देखेंगे stocks का and index का for future and option trading, adjustment for corporate actions देखेंगे कि कैसे उनकी adjustment होती है, क्या cost include हैं trading में, algorithm trading किसको बोलते हैं, tracking of future and option data। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 13 जो कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम है उसकी बुक जो इक्विटी डेरिवेटिव्स है उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है, फ्यूचर्स का, ऑप्शंस का, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें किस तरीके से ट्रेडिंग होती है फ्यूचर की, किस तरीके से ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस की, और समझेंगे इंक्लूडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स की, जो वेरियस टाइप ऑफ ऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं। सो इस ट्रेडिंग मैकेनिज्म में मार्केट क्या काम करती है, मार्केट ब्रिंग्स टुगेदर द बायर्स एंड सेलर्स। तो बायर्स भी मार्केट में आ जाते हैं, सेलर भी मार्केट में आते हैं थ्रू देयर ब्रोकर। सो एक ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन करा के उसमें बायर भी आएंगे, सेलर भी आएंगे और एक स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म के जरिए ये ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग मैकेनिज्म में बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं और एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जिसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए ये ट्रेडिंग होती है। और ये पूरी की पूरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है जो डीलर्स हमें जो डीलिंग टर्मिनल प्रोवाइड कराते हैं, राइट। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो ट्रेडिंग हो रही है इंडिया में इज इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, पहली चीज़, जिसमें बिड्स एंड ऑफर, जो आपका आस्क प्राइस होता है फिर आपका बिड प्राइस होता है, ये दोनों प्राइस आते हैं, बाय सेलिंग वाले प्राइस, राइट। और उसके बाद पूरा का पूरा टर्मिनल पे सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल होती हैं। सो ये थोड़ा सा ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बारे में था। देखिए ऑल द डेरिवेटिव एक्सचेंज इन इंडिया, जितने भी इंडिया में डेरिवेटिव एक्सचेंज हैं और जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आर फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सो वो फॉलो करते हैं पूरा ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। आज हमारे में जितने भी ऑनलाइन जो भी ट्रेडिंग होती है वो एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए होती है, एक टर्मिनल के ज़रिए होती है, जो जिसमें आपके इंडेक्स फ्यूचर आ जाते हैं, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आ जाती हैं, राइट। और जनरली एक ट्रेडिंग सिस्टम किसको सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स एन ऑर्डर ड्रिवन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी टू ट्रेडिंग ऑपरेशंस आल्सो। सो ऑर्डर ड्रिवन मार्केट है, कहने का मतलब ये है इसमें आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, वेदर यू आर अ बायर वेदर यू आर अ सेलर, आपको पोजीशन लॉन्ग बनानी है, शॉर्ट बनानी है, उस हिसाब से आपको ऑर्डर प्लेस करना है और फिर आपको साइमल्टेनियसली इसमें पूरी ट्रेडिंग जो ट्रांसपेरेंसी भी आपको मिलेगी, पूरा रेट्स की ट्रांसपेरेंसी होगी, कितना ओपन इंटरेस्ट है, कितने बायर्स हैं, सेलर्स हैं, सारी चीज़ अवेलेबल होती है इस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो है, एक बात मैं आपको और बता दूं, इज वेरी सिमिलर दैट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ इक्विटीज इन दी कैश सेगमेंट। जो हम कैश सेगमेंट में जो इक्विटीज़ की बात करते हैं, इक्विटीज़ में जो ट्रेडिंग होती है NSE BSE पे कोई भी स्टॉक हम बाय करते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर है डेरिवेटिव्स का भी, बस वहाँ पे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है। तो बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है दोनों का। अब बात करते हैं एंटिटीज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सबसे पहले आ जाता है ट्रेडिंग मेंबर्स। दीज आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। देखिए ट्रेडिंग मेंबर क्या काम करते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, दे कैन ट्रेड ईदर ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट ऑन और देयर ओन अकाउंट। सो ये डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। और ये अपने और दे कैन ट्रेड ईदर ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, या तो वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड कर सकते हैं या अपने अकाउंट में भी वो ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो जो एक्सचेंज इन सब सारे जितने भी ट्रेडिंग मेंबर है, एक्सचेंज सबको एक ट्रेडिंग आईडी प्रोवाइड करता है, सब ट्रेडिंग मेंबर्स को एक ट्रेडिंग आईडी मिलेगी और एक ट्रेडिंग मेंबर के एक से ज़्यादा यूज़र भी हो सकते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो एक एक्सचेंज असाइन करेगा ट्रेडिंग मेंबर को आईडी और ट्रेडिंग मेंबर के एक से ज़्यादा यूज़र भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर की। देखिए जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर होते हैं उससे पहले हमें को समझना पड़ेगा कि एक क्लियरिंग मेंबर कौन है। एक क्लियरिंग मेंबर वो है हु इज़ अ ट्रेडिंग मेंबर ऑफ द एक्सचेंज
जैसे कि आपका वो ट्रेडिंग मेंबर तो है ही है, प्लस जो ये जो क्लियरिंग मेंबर्स हैं वो जो आपका क्लियर और सेटल भी कर सकते हैं ट्रेड्स को। प्रोप्राइटरी ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अपने जो ट्रेड्स हैं ओन प्रोप्राइटरी ट्रेड्स और जो उनके क्लाइंट के ट्रेड्स हैं एज वेल एज द ट्रेड्स ऑफ द अदर ट्रेडिंग मेंबर एंड कस्टोडियल पार्टिसिपेंट्स। तो देखिए कौन कौन ट्रेडिंग मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन क्लियरिंग कर सकता है प्लस ट्रेड कर सकता है। जो जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर है, आपको ये देखना समझना पड़ेगा कि वो एक तो क्लियरिंग मेंबर है जो ट्रेडिंग मेंबर भी है एक्सचेंज का, और इस तरीके के क्लियरिंग मेंबर्स, इस तरीके के जो क्लियरिंग मेंबर है वो अपना ट्रेड के साथ साथ, अपने प्रॉपर्टी ट्रेड के साथ साथ वो क्लाइंट का ट्रेड भी सेटल करेगा, और वो दूसरे ट्रेडिंग मेंबर्स और कस्टोडियल पार्टिसिपेंट्स के भी ट्रेड को सेटल कर सकता है। इसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। देखिए जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर है वो क्या करता है, क्लियर्स द ट्रेड ऑफ हिज एसोसिएट ट्रेडिंग मेंबर्स एंड इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर है वो सिर्फ ट्रेड को क्लियर करने का काम करता है, जो कि उसके जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं। हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पीसीएम है, जो यानी कि प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर है, वो ट्रेडिंग मेंबर एक्सचेंज का नहीं है। ठीक है। सो टिपिकली बैंक्स और कस्टेडियन जो होते हैं वो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बनते हैं और वो अपने ट्रेडिंग मेंबर्स के ट्रेड को सेटल करते हैं या क्लियर करते हैं। अब आ जाते हैं सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स। देखिए जो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर होता है इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग मेंबर ऑन द एक्सचेंज। तो एक तो ये बात हमको बिल्कुल याद करनी पड़ेगी कि सेल्फ क्लियरिंग मेंबर एक जो ट्रेडिंग मेंबर भी है एक्सचेंज का, और सच क्लियरिंग मेंबर्स क्या करते हैं, वो अपने प्रोप्राइटरी ट्रेड्स करते हैं और क्लाइंट्स के ट्रेड कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट सेटल और क्लियर अदर ट्रेडिंग मेंबर्स, अदर ट्रेडिंग मेंबर के ट्रेड्स। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हु इज द सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। ये वो ट्रेडिंग मेंबर है एक्सचेंज का जो अपने और क्लाइंट के प्रोप्राइटरी ट्रेड्स को सेटल कर सकता है, बट किसी और ट्रेडिंग मेंबर के ट्रेड को सेटल और क्लियर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की। देखिए पार्टिसिपेंट्स क्या है, क्लाइंट है ट्रेडिंग मेंबर का। ये वो क्लाइंट है जो सेटल होता है एक सिंगल क्लियरिंग मेंबर से जो उसका ट्रेड है। सो पार्टिसिपेंट मीन्स पार्टिसिपेंट इज अ क्लाइंट ऑफ अ ट्रेडिंग मेंबर। अब आ जाते हैं ऑथराइज्ड पर्सन्स पे। तो ऑथराइज्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सेबी है उसने अलाउ किया हुआ है सब ब्रोकरशिप मॉडल को, जहाँ पे एक ऑथराइज्ड पर्सन का नेटवर्क बनता है और उससे जो ब्रोकर हैं, जो डायरेक्ट ब्रोकर हैं एक्सचेंज के, उनका नेटवर्क एक्सपेंड होता है। राइट। सो इसमें क्या करेगा, इसमें जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है वो अपने अंडर सब ब्रोकर बना सकता है, जिसको हम ऑथराइज्ड पर्सन भी कह सकते हैं और सब ब्रोकर भी कह सकते हैं। सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब किया है स्टॉक एक्सचेंज ने और सेबी ने रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ही कैन एक्ट एज अ ऑथराइज्ड पर्सन, जो आपके मेंबर्स हैं स्टॉक मेंबर्स उनका, तो वो भी अपने क्लाइंट्स को आगे ट्रेड करा सकता है ट्रेडिंग मैकेनिज्म यूज करते हुए। अब बात करते हैं हम मार्केट टाइमिंग ऑफ डेरिवेटिव सेगमेंट्स की, कि मार्केट ओपनिंग की क्या टाइमिंग्स हैं। चलिए देखिए, जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में जो मार्केट ऑल वर्किंग डेज में ओपन होती है, मंडे टू फ्राइडे ये मार्केट चलती है और 9:15 AM टू 3:30 PM तक मार्केट ओपन रहती है, जिसमें एक क्लाइंट, कोई चाहे वो ट्रेडर है, स्पेकुलेटर है, इन्वेस्टर है, वो अपना ट्रेड कर सकता है। राइट। उसको कोई भी ट्रेड करना है वो उस ट्रेड को कर सकता है बिटवीन दीज ट्रेडिंग आवर्स 9:15 AM टू 3:30 PM। अब समझते हैं इसकी कॉर्पोरेट हायरार्की। देखिए जो फ्यूचर ऑप्शंस जो ट्रेडिंग जो सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग मेंबर के पास है प्रोविजन की, वो एक तरीके से अपने जो यूज़र हैं, सिस्टम्स के जो यूज़र हैं, उनको एक हायरार्की प्रोवाइड करते हैं। तो हायरार्की कैसे होती है, कॉर्पोरेट मैनेजर होता है, फिर उसके नीचे ब्रांच मैनेजर होता है और फिर डीलर होता है। राइट। तो चलिए समझते हैं हु इज़ द कॉर्पोरेट मैनेजर, हु इज़ द ब्रांच मैनेजर एंड हु इज़ द डीलर। जो कॉर्पोरेट मैनेजर है हु इज़ द हाईएस्ट लेवल इन अ ट्रेडिंग फर्म। तो जो ट्रेडिंग फर्म है उसमें वो एक हाईएस्ट डेजिग्नेशन पे वो बंदा है, हाईएस्ट लेवल पे है। सो कॉर्पोरेट मैनेजर का काम है, ही कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस सच एज ऑर्डर एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़। जो भी ऑर्डर से रिलेटेड एक्टिविटी है, ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी है, वो रिपोर्ट्स, जो ब्रांच की जो रिपोर्ट्स हैं, जो ट्रेडिंग मेंबर्स की जो ब्रांचेज हैं उनकी जो रिपोर्ट्स है कि कितनी ट्रेडिंग हुई है, क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कितने नंबर ऑफ अकाउंट ओपन हुए हैं और कितना वॉल्यूम हुआ है, ही इज़ दी, वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और जितने भी डीलर्स हैं वो सब उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। अलॉन्ग दिस ही कैन ऑल्सो डिफाइन एक्सपोजर लिमिट्स फॉर द ब्रांचेज ऑफ द फर्म। तो एक्सपोजर लिमिट की कितना एक्सपोजर आपको मिल सकता है पर ब्रांच। फॉर एन एग्जाम्पल, एक ब्रांच के लिए वो कितना एक्सपोजर देगा, यानी कि एक जो ऑथराइज्ड पर्सन है
कि फॉर एन एग्जांपल 100 करोड़ रुपए का उसने एक्सचेंज से ट्रेडिंग वॉल्यूम लिया है, तो वो आगे तो किस ब्रांच को कितना देना है ये वो डिसाइड करेगा, राइट। सो दिस फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल टू कॉर्पोरेट मैनेजर्स। ब्रांच मैनेजर क्या है, इज जो प्लेस्ड है अंडर द कॉर्पोरेट मैनेजर। तो ब्रांच मैनेजर कॉर्पोरेट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा एंड ब्रांच मैनेजर कैन परफॉर्म एंड व्यू ऑर्डर्स। वो परफॉर्म भी कर सकता है, ऑर्डर प्लेस भी कर सकता है, ऑर्डर देख भी सकता है, और डायरेक्ट रिलेटेड होगा आपका जो डीलर्स के साथ, राइट। डीलर कौन है? डीलर इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द यूजर इन द हायरार्की। हायरार्की में सबसे कम पहले पे आता है। ही कैन ओनली व्यू इज ऑन ऑर्डर्स एंड ट्रेड्स। जो उसने ट्रेड लगाए हैं और उसने ट्रेड जो किए हैं सिर्फ वही वो ट्रेड देख सकता है, उसको एक्सेस नहीं है अदर डीलर की इंफॉर्मेशन का, चाहे वो सेम ब्रांच हो या अदर ब्रांचेस हों। ब्रांच मैनेजर सारे डीलर्स की इंफॉर्मेशन देखेगा, सारे ट्रेड्स देखेगा, सारे डीलर्स के ट्रेड देख सकता है। और एक जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो जितनी भी ब्रांचेस आती हैं उनका सारी इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ सारे ट्रेड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सारे ट्रेड्स प्लस सारा ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, अकाउंट ओपनिंग जो भी है, सब कुछ उसको दिखेगा। सो कॉर्पोरेट मैनेजर को सब कुछ दिखेगा। अब बात करते हैं क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप, राइट। सो जो एक ट्रेडिंग मेंबर है उसको क्या करना पड़ता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे कंप्लायंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ की, जैसे कि केवाईसी हो गई, आपका जो नो योर क्लाइंट जिसको फॉर्म बोला जाता है, वो आपको जो आपके ट्रेडर्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं और जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पैसे लगाना चाह रहे हैं, उनको केवाईसी करनी ज़रूरी है। एग्जीक्यूशन ऑफ क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है इन क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप का, कि क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट बनता है जिसमें लिखा जाता है टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स गिवन बाय क्लाइंट, फिर कलेक्शन ऑफ एडिक्वेट मार्जिन्स की, वो मार्जिन्स आपके क्लाइंट से, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में मार्जिन लगते हैं तो क्लाइंट से वो मार्जिन लेगा, M2M सेटलमेंट करेगा, फिर एक सेपरेट क्लाइंट का बैंक अकाउंट रखेगा जहाँ पे वो पे इन पे आउट फंड्स का करेगा, तो टाइम से कॉन्ट्रैक्ट नोट पहुँचाएगा, जो क्लाइंट्स की जो कंप्लेंट है उनको सॉल्व करेगा, और एक पीरियोडिक सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट उनको भेजेगा, और एक उनको क्लाइंट कोड, हर एक ट्रेडिंग जो इन्वेस्टर है उसको एक क्लाइंट कोड दिया जाता है, वो भी देगा। तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम करेगा ट्रेडिंग मेंबर। अब बात करते हैं ऑर्डर टाइप्स की। देखिए जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें ट्रेडिंग मेंबर्स को अलाउ किया जाता है कि आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑन वेरियस कंडीशंस, जो कंडीशंस जैसे कि एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसके हिसाब से वो ट्रेडिंग ऑर्डर आपका डाल सकता है। तो जनरली ये जो कंडीशंस हैं कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक टाइम कंडीशन होती है, आपकी प्राइस कंडीशन होती है, और वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर द अबव एंड are allowed providing flexibility to the users. The third is various combinations of the above are allowed providing flexibility to the users. अब समझते हैं कौन कौन से ऑर्डर्स हैं। देखिए डे ऑर्डर। अब टाइप्स ऑफ ऑर्डर की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आ जाता है डे ऑर्डर। A day order is valid for a single day only. If not executed, the trading system cancels it automatically. For an example, आपको एक स्टॉक परचेज करना है 100 रुपये पे, लेकिन अभी उसका करंट मार्केट प्राइस मार्केट में चल रहा है 105 रुपीज़। तो आपने एक डे ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, कि आपने एक बाइंग ऑर्डर प्लेस कर दिया कि कभी भी मार्केट में 100 रुपये टच होगा मेरा बाइंग ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए। अब फॉर एन एग्जांपल उस दिन वो रेट 100 रुपये आ गया तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और बाय द वे अगर वो 100 रुपया नहीं आया रेट तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और सिंस वो एक ही दिन का ऑर्डर था, वो डे ऑर्डर था, तो आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सिस्टम जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। अब ऑर्डर सेकंड आ जाता है इमीडिएट और कैंसिल्ड, राइट। सो यूजर इज अलाउड टू बाय सेल अ कॉन्ट्रैक्ट एज सून एज ऑर्डर इज रिलीज्ड इनटू द ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो जैसे ही आपने ऑर्डर पास किया, जैसे ही आपने भाव डाला, वो तुरंत सिस्टम उसको बाय और सेल कर देगा। जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया वैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड एन अनमैच्ड ऑर्डर विल बी इमीडिएटली कैंसिल्ड। अब बात करते हैं लिमिट ऑर्डर की। देखिए इट इज एन ऑर्डर टू बाय सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, राइट। तो जैसे कि आपने ये जब भी एग्जीक्यूट होगा जब आपका जो स्पेसिफाइड प्राइस है या उससे बेटर प्राइस और एट अ बेटर प्राइस देन दैट, या उससे बेटर प्राइस मार्केट में आ जाए। तो लिमिट ऑर्डर इज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट का भाव 105 चल रहा है तो आप 100 रुपये पे बिड लगा दें बाइंग की। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑर्डर, कि मेरे को जैसे ही 100 रुपये आए या उससे बेटर प्राइस आए, यानी कि नीचे आए उसके, तो वो मिनिमम तो 100 पे बाय हो ही जाए। सो इस तरीके से ये काम करता है लिमिट ऑर्डर। अब बात करते हैं मार्केट ऑर्डर की। देखिए मार्केट ऑर्डर इज एन ऑर्डर टू बाय और सेल ऑफ सिक्योरिटी एज द बेस्ट बिड ऑफर प्राइस करंटली अवेलेबल इन द मार्केट।
तो मार्केट ऑर्डर क्या है, जो भी आज बेस्ट बाय और सेल का प्राइस है, अगर आप बायर हैं तो आपका जो बेस्ट सेलर अवेलेबल है इन द मार्केट में तो आपका बाय हो जाएगा। और इफ़ यू वांट टू सेल, आप एक सेलर हैं तो बेस्ट बायर कौन है मार्केट में, तो आपका ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये मार्केट ट्रेड ही है, जो भी बेस्ट बायर और सेलर अवेलेबल होगा उसमें आपका ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट ये हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर की। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक स्टॉक परचेज किया है 105 रुपीज़ पे और आप चाहते हैं कि ये स्टॉक 100 रुपये से नीचे जाए तो मेरा उससे ज़्यादा लॉस ना हो, 100 रुपये तक का मेरा लॉस चलेगा। तो उसमें आप इन केस आप एक सेल ऑर्डर डालेंगे 100 रुपये पे, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो कहने का मतलब अगर स्टॉक प्राइस 100 रुपये से नीचे चला गया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 100 रुपये से नीचे नहीं जाएगा, आपका लॉस 100 रुपये पे 100 रुपये पे रुक जाएगा। तो आपका जो टोटल लॉस 5 रुपये ही होगा। स्टॉक प्राइस चाहे 90 रुपये चला जाए, 90 रुपीज़ भी चला जाए, लेकिन आपने सिंस स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दिया था एट ₹100 तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब बात करते हैं प्राइस बैंड्स की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी कि प्राइस बैंड्स क्या होती हैं। देखिए देयर आर नो प्राइस बैंड्स एप्लीकेबल इन द डेरिवेटिव सेगमेंट्स। डेरिवेटिव सेगमेंट में कोई प्राइस जो बैंड है अवेलेबल नहीं है। हाउएवर, in order to prevent erroneous order entry, operating ranges and day minimum maximum ranges are kept। तो कहने का ये मतलब है कि जो बहुत बड़े कभी कभी ऑर्डर्स आ जाते हैं उनको डेरिवेटिव सेगमेंट्स में टैकल करने के लिए, या बहुत बड़ी एक मूवमेंट आ गई है तो ये वाले जो कमिंग जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो रेंजेस रखी गई हैं। फॉर इंडेक्स फ्यूचर्स 10% ऑफ द बेस प्राइस। तो कहने का ये मतलब है कि आज जिस प्राइस पे ओपन हुआ है, जो बेस प्राइस है उस पर 10% नीचे और 10% ऊपर, ये इंडेक्स फ्यूचर की बात की गई है। 10% ऊपर नीचे की प्राइस बैंड है, ये प्राइस रेंज है, दिन में वो इसी पे मूव करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, इन एक्सट्रीम वोलेटिलिटी केसेस एक्सचेंज ये 10% पे रोक भी सकता है ट्रेडिंग, और वो 10% के बाद इसको बढ़ा भी सकता है, 20 भी कर सकता है अगर उसको ज़रूरत लग रही है। बट फर्स्ट इज 10%। 10% जैसे ही इधर साइड पे प्राइस मूव होगा ट्रेडिंग रुक जाएगी, ट्रेडिंग सिस्टम रुक जाएगा, फिर एक्सचेंज हैज़ टू डिसाइड कि उसको आगे ओपन करना है नहीं करना है। For futures on individual securities, again 10% at the base price. For index and stock option, so क्या होता है, प्राइस रेंज इनकी डिपेंड होती है इनकी डेल्टा की वैल्यू पे और जो डेली बेसिस पे कंप्यूट होती है। तो जो ऑप्शंस के प्राइस हैं वो डेल्टा पे और उनके प्रीमियम पे डिपेंड करता है और डेली बेसिस पे वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ट्रेडिंग वर्क स्टेशन देखते हैं, जो ट्रेडर का वर्क स्टेशन है, देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। द फॉलोइंग विंडोज आर डिस्प्लेड ऑन द ट्रेडिंग वर्क स्टेशन। जैसे कि टाइटल बार है, टिकर विंडो ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस की होती है, टिकर विंडो ऑफ अंडरलाइंग कैपिटल मार्केट, टूल बार, मार्केट वॉच वीडियो, इंक्वायरी वीडियो, स्नैपकोट, ऑर्डर स्लैश ट्रेड विंडो, सिस्टम मैसेज विंडो, राइट। सो इस तरीके से आप इनके साथ कैसे फेमिलियर हो सकते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है कि आप थोड़ा सा टाइम स्क्रीन पे बिताइए, एक लाइव आपका डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और ये चीज़ें आप सामने देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस की। ये एडजस्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस स्टॉक ऑप्शन पे किस तरीके से होगा, चलिए समझते हैं। तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट होती क्या है। देखिए एडजस्टमेंट क्या हो सकती है, मॉडिफिकेशन हो सकती है पोजीशन में या कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसमें, स्ट्राइक प्राइस में, उसकी पोजीशन में, मार्केट लॉट या मल्टीप्लायर में कि कितने का मार्केट लॉट था पहले मार्केट लॉट हो सकता है 1000 का था, अभी 2000 का कर दिया या उसको 500 का कर दिया, तो यहाँ पे भी चेंजेस हो सकते हैं। उसकी पोजीशन में चेंजेस हो सकते हैं, कितना परसेंटेज मार्जिन लगेगा स्ट्राइक प्राइस में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये कॉन्ट्रैक्ट्स में मॉडिफिकेशन आपकी हो सकती है। तो कॉर्पोरेट एक्शंस बेसिकली एनी एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस इन चीज़ों में आपकी दिखेगी। सो ये पॉइंट हमको समझना बहुत ज़रूरी है। एनी एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शन शैल बी कैरिड आउट ऑन द लास्ट डे। सो वो लास्ट डे के दिन वो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट होगी जिस दिन आपकी सिक्योरिटी ट्रेड कर रही है एज ऑन अ कम बेसिस इन द अंडरलाइंग कैश मार्केट आफ्टर द क्लोज ऑफ ट्रेडिंग आवर्स। तो कौन कौन से आपका जो कॉर्पोरेट एक्शंस हैं वो हो सकते हैं, बोनस, राइट्स, मर्जर, डीमर्जर, अमेलगमेशंस, स्प्लिट्स, कंसोलिडेशन, हाइव ऑफ वारंट्स, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड्स, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। देखिए जो बोनस, स्टॉक स्प्लिट और कंसोलिडेशंस हैं उसमें स्ट्राइक प्राइस, द न्यू स्ट्राइक प्राइस शेल बी अराइव्ड। जो आपका नया जो स्ट्राइक प्राइस हो गया, सिक्योरिटी का नया प्राइस होगा, वो कैसे आएगा, डिवाइडिंग द ओल्ड स्ट्राइक प्राइस बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर, कि 1:2 में स्प्लिट हुआ है या 1:4 में स्प्लिट हुआ है तो उसको ओल्ड जो आपका ओल्ड स्ट्राइक प्राइस है, ओल्ड प्राइस है, उसको डिवाइड कर देंगे एडजस्टमेंट फैक्टर से, तो आपका बोनस, स्टॉक स्प्लिट्स और कंसोलिडेशंस का प्राइस, नया प्राइस निकल जाएगा। फिर मार्केट लॉट या मल्टीप्लायर है। अब मार्केट लॉट जो मल्टीप्लायर है वो आपको देखना पड़ेगा कि नया मल्टीप्लायर क्या है,
किसी भी फ्यूचर का पहले लॉट साइज 1000 था, अब बढ़ा दिया या घटा दिया, उसी हिसाब से आपको ये चेक करना पड़ेगा। सो पोजीशन, न्यू पोजीशन शैल बी अराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द ओल्ड पोजीशन बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर। तो न्यू पोजीशन भी आपकी इसी तरीके से आएगी। अब बात करते हैं ट्रेडिंग कॉस्ट की। जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें कुछ कॉस्ट इंक्लूड होती है, जैसे कि ब्रोकरेज कॉस्ट हो गया, एसटीटी हो गया। तो चलिए समझते हैं। देखिए, एक जो यूज़र चार्जेस होते हैं जैसे कि ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज इज दी कमीशन चार्ज बाय द ब्रोकर्स, की जो ब्रोकर आपके लिए ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो वो ब्रोकरेज क्लाइंट से चार्ज करता है, राइट। सो ये इंट्राडे बेसिस भी हो सकती है। जनरली इंट्राडे बेसिस पे ब्रोकरेज बहुत कम होती है, लेकिन रेट्स डिफर फ्रॉम वन ट्रेडिंग मेंबर टू अनदर ट्रेडिंग मेंबर। डिलीवरी की ब्रोकरेज थोड़ी सी आपकी हाई हो सकती है, राइट। सो ये तो ब्रोकरेज हो गई। इसके अलावा आपका जो स्टॉक एक्सचेंज जो चार्जेस लगाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो स्टैट्यूटरी चार्जेस होते हैं जैसे कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, सेबी टर्नओवर फीस हो गया और जीएसटी हो गया। जो एसटीटी रेट्स जो करंटली एप्लीकेबल है इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पे, चलिए वो समझते हैं। देखिए, टेबल आपके सामने आ गई है। तो अगर हम कोई भी सेल करते हैं ऑप्शंस की, ऑप्शन में, तो 0.10% लगेगा पेएबल बाय सेलर, और सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज वेयर ऑप्शन इज एक्सरसाइज तो 0.125% लगेगा पेएबल बाय परचेजर। एंड सेल ऑफ अ फ्यूचर्स इन सिक्योरिटीज, फ्यूचर बेचते हैं तो 0.02% लगेगा, सेलर पे लगेगा। तो ये दीज आर दी स्टैट्यूटरी चार्जेस जो आपके लगेंगे ही लगेंगे। इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन चार्जेस और होते हैं बेसिकली, जो आपका स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू लगते हैं। तो एनएससी और इक्विटी, एनएससी में जो लगता है, एनएससी इक्विटी और एनएससी फ्यूचर्स में, तो 10 रुपीज़ आपका पर करोड़ ऑफ ट्रेडेड वैल्यू पे लगेगा, और एनएससी इक्विटी ऑप्शंस में 50 रुपीज़ पर करोड़ ऑफ प्रीमियम वैल्यू पे लगेगा फॉर एनएससी इक्विटी ऑप्शंस, प्लस इसमें 18% जीएसटी भी जाएगा। अब बात करते हैं एल्गोरिदम ट्रेडिंग की, कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग क्या होती है, चलिए समझते हैं। देखिए, एल्गोरिदम ट्रेडिंग एक प्रोसेस है एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर्स को, कि किस तरीके से एक ऑटोमेटेड और प्री प्रोग्राम्ड ट्रेडिंग सिस्टम को हम डिज़ाइन कर सकते हैं ऑर्डर ट्रेड करने के लिए, जो कि आपका काम करता है सच एज प्राइस पे, जैसे कि क्या सिक्योरिटी की प्राइस मूवमेंट हो रही है, उसकी टाइमिंग पे, उसके वॉल्यूम पे। सो वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर को प्लेस कर देगा। एंड एल्गोरिदम, इसमें क्या होगा कि ये एक बेसिक एक तरीके से इज अ सेट ऑफ डायरेक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। चलिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है एक एल्गोरिदम ट्रेडिंग, देखते हैं। सो एक ये मैथमेटिकल डेवलप्ड मॉडल है, मैथमेटिकली इसको डेवलप किया गया है, जो एक सिस्टम में डाला जाता है, प्रोग्राम इसको फीड किया जाता है कंप्यूटर में, और मॉडल कंसीडर करता है चेंजिंग इन दी मार्केट कंडीशंस सच एज सिक्योरिटी प्राइसेस, जैसे कि सिक्योरिटी का प्राइस कैसे ऊपर नीचे हो रहा है वो उसमें डाला जाएगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में डाला जाएगा कि इतने ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ अगर किसी में बाइंग हुई है तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको बाय कर लेगा, सेलिंग हुई है तो सेल कर देगा, ठीक है, टाइम ऑफ द डे एक्सेट्रा। सो ये डायनामिकली प्लेस करेगा बाय एंड ऑर्डर अपने आप। सो मैथमेटिकली एक बनाया गया है ये मॉडल, जो बाय सेल सिक्योरिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स करता जाएगा। बिगेस्ट एडवांटेज जो है इसकी ट्रेडिंग एल्गोरिदम की ये है कि ये प्लेसिंग ऑफ बाय जो सेलिंग जो ऑर्डर्स हो रही है कंप्यूटर ड्रिवन है और ये पूरी ऑटोमेटिक है। अब बात करते हैं किस तरीके से आप ट्रैक करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा को, चलिए समझते हैं। देखिए, डेट, बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जैसे डेट आ जाती है, दिस गिव्स दी ट्रेडर डेट, फिर सिंबल आ जाता है कि वो निफ्टी का है या किसी स्टॉक प्राइस का है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है डेरिवेटिव सेगमेंट में उसका इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, डिस्क्रिप्शन, एक्सपायरी डेट की जिस पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, फिर ऑप्शन टाइप आ जाता है कि वो कॉल है, पुट है, अमेरिकन पुट है, अमेरिकन कॉल है, कॉर्पोरेट एक्शन लेवल आ जाता है कि जिसमें कॉर्पोरेट एक्शन कोई भी हुआ है उसमें आ जाएगा, स्ट्राइक प्राइस की जो स्ट्राइक प्राइस आपका आ जाएगा, ओपनिंग प्राइस की किस प्राइस पे ओपन हुआ है, फिर हाई प्राइस, वो कॉन्ट्रैक्ट का हाई प्राइस क्या गया है उस दिन, लो प्राइस क्या गया है उस दिन, क्लोजिंग प्राइस आपका क्या रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपका क्या रहा है। तो ये एक तरीके से स्क्रीन देखने का है कि किस तरीके से आप डेटा को देख सकते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट मींस ओपन पोजीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कितनी है। सो ये देखा जाता है कि ओपन पोजीशन जनरली हमें ये बताती है कि वो किस साइड में मार्केट में मूवमेंट उस स्टॉक में आ सकती है। जैसे कि ज़्यादा ओपन पोजीशंस हैं बाय साइड में तो लगता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है। फिर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, आज कितना ट्रेड हुआ है, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए हैं,
सो ये आपको कुछ चीजें आप देख सकते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है ट्रैकिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा को। सो गाइस दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अब इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। ऑन द डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ऑल द ऑर्डर्स एंटर्ड ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम आर एट प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज। ऑप्शन ए इज ट्रू और फॉल्स। देखिए ब्रोकरेज आपकी बाद में लगती है, तो ये जितने भी प्राइस आते हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज हैं, तो ऑप्शन इज ए ट्रू। अब समझते हैं क्वेश्चन सेकंड। कोई ट्रेडर हैज बॉट 100 शेयर्स of XYZ at the rate of 780. He expects the price to go up but wants to protect himself if the price falls. So how does not to lose more than ₹1000 on this long position? अब देखिए वो बोल रहा है कि 100 शेयर लिए हैं उसने और 1000 रुपए से ज़्यादा का लॉस ना हो उसका, तो हमें कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 100 रुपए का 100 शेयर लिए हैं, 1000 रुपए का लॉस ना हो तो उसको 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस आपका लगाना पड़ेगा। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो जहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा होगा 770 पे स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने का, वो हम ले लेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑर्डर फॉर 100 शेयर्स एट XYZ लिमिटेड ऑफ XYZ लिमिटेड एट 770 पर शेयर, राइट। सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए भी आई बटन पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच।